गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? गुड इवनिंग टू यू ऑल गाइस। और वेरी वेल गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो कैसे हो आप लोग सभी? तो कई सारे एस्पिरेंट जो हमारे हैं जुड़ चुके हैं अब हमारे साथ, और जो नहीं जुड़े हैं उन्हें प्लीज़ सब लोग शेयर करके हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिए हर जगह, सो दैट एवरीवन कैन जॉइन दिस सेशन। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईटी जैम गेट बी स्वेट पीजी। और मैं हूं मोहित पाटीदार, और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हम स्वेट पीजी लाइसेंस 2023 यानी कि 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इस वीक के दौरान हमारी डेली बेसिस पर लगभग 1 घंटे मैं बात करूंगा कि 4 से 5 या 1 घंटे की क्लास होती है। इस 1 घंटे की क्लास में 1 आवर की क्लास में हमने 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2024 यानी कि 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए। और फिर थर्सडे, फ्राइडे और आज सैटरडे है। इन 3 दिनों में हम स्वेट पीजी लाइफ साइंस के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरी वेल गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर, और हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल गाइस। हैप्पी वुमेंस डे। यू विल गेट फ्लैट 65% ऑफ। ठीक है, तो दिस वुमेंस डे, ठीक है, आपको कितना ऑफ मिल रहा है? 65% ऑफ। ठीक है, आईएफएस विशेज यू हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल। क्या वुमेन आउट देयर, वुमेन्स आउट देयर। तो अ वेरी वेल गुड इवनिंग टू यू ऑल। फ्लैट 65% ऑफ, कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स, कोई भी लाइव कोर्स, और ठीक है जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो कोई चाहे पीएचडी एंट्रेंस हो, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का हो, ठीक है, हर जगह फ्लैट 65% ऑफ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं, और सेशन को शेयर कर दीजिए एवरीवन। ठीक है ना? वैसे तो इस चैनल पर हम डेली वुमेंस डे ही सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वुमेंस डे का मतलब होता है आपको, ठीक है, मैं कहूँगा कि आपको रेस्पेक्ट रखना चाहिए हर एक वुमन के लिए। वो हमारे मन में हमेशा से स्टार्टिंग से है। ठीक है ना? वुमेंस डे सेलिब्रेट भी हम कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीज़न ये भी है, सो दैट हम वुमन को रेस्पेक्ट कर सकें कि हर काम के लिए। राइट? तो वो तो आप डेली बेसिस पे करते ही हो ना, ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो। ठीक है, बट आज थोड़ा सा स्पेशल है, इस वजह से आईएफएस भी 65% ऑफ दे रहा है, और हमारी तरफ से भी सबको विश कर हैप्पी वुमन। तो यदि आप टारगेट कर रहे हैं स्वेट पीजी का एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए आईएफएस टेस्ट सीरीज लेकर आया आप सभी के लिए 1 रुपीज़ में। अब यहाँ पे मेन वुमेन की हम बात नहीं करेंगे, सबके लिए टेस्ट सीरीज मिलती है इट जस्ट 1 रुपीज़ ओनली। कूपन कोड MP सर यूज़ करिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को शेयर कर दिया एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आप में से कई सारे एस्पिरेंट जो हैं वो अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, और मैक्सिमम लोग सुबह गायब थे। ठीक है, कोई है ना? ठीक है, कोई रीज़न गायब होने के पीछे? एनी स्पेशल रीज़न हो? ठीक है गाइस, टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। गायब क्यों थे? कई सारे एस्पिरेंट, उनको लगता है कि उनको टेक्निक आती है, या वो टेक्निक को समझ में नहीं आते, या समझना नहीं चाहते टेक्निक। कोई बात नहीं, जब ये टेक्निक से क्वेश्चन आएंगे तब अपना सर ऐसे करके बैठना, और फिर पता करना कि सर ने पढ़ाई थी, हम काश होते। ठीक है ना? कि जब सामने से फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर चलता है तो हमें लेक्चर अटेंड नहीं करता। यही कोर्स हम पेड में चलाते हैं, तब आप मस्त आसानी से, ठीक है, फिर बोलते हो कि सर प्लीज़ टेक्निक चला दीजिए, टेक्निक करवा दीजिए, ये यूनिट करवा दीजिए, वो यूनिट करवा दीजिए। रिकॉर्डिंग क्यों देखा, लाइव क्यों नहीं थे आप? चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने रिकॉर्डिंग तो देखा। तो लाइव चल रहा उसको देखा करो ना यार, कैसे काम चलेगा? अभी वो लेक्चर में हटवा देता, ठीक है ना? लास्ट वार्निंग थी सभी के लिए, अब की बार से नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइव लेक्चर चल रहा हो आप उसे अटेंड करो। ठीक है, आपके लिए चला रहे हैं हम लोग, नहीं तो हम भी रिकॉर्डिंग रख देंगे कल से यहाँ। ठीक है ना? पुराने भी पढ़ाए रखे हैं हमने लेक्चर, फिर लेना ही बंद कर देंगे ना। यहाँ पर लाइव क्यों ले रहे हैं हम? आपके लिए तो लाइव ले रहे हैं ना। विनय रावत का कहना था सुबह में नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो ये नोटिफिकेशन की बात है क्या? एग्जाम में भी हम आपको रिमाइंडर पहुंचाएंगे।
या यूट्यूब आपको रिमाइंडर पहुंचाएगा? एग्ज़ाम का टाइम है ना, हमें खुद एक्टिव रहना है। या रिकॉर्डेड, सभी बोलेंगे अब रिकॉर्डेड देख लिया, रिकॉर्डेड देख लिया। मैं रिकॉर्डेड मायने नहीं रखता, ठीक है ना। रिकॉर्डेड रखने लगेगा तो लाइव क्यों चला रहे फिर हम? सिंपल सी थिंग है, ठीक है। किसी के घर पे काम था, किसी को कुछ और काम था कहीं, ठीक है, लोग आए नहीं थे, आपकी मर्जी है, इट्स ओके, ठीक है, चॉइस इज यूअर्स। और हमेशा से आपकी ही चॉइस रही है, बट कोई ना एग्ज़ाम में फिर वो एग्जामिनर की चॉइस रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर चल रहा है, आप नहीं देखोगे, आप नहीं करोगे तो यही कर सकते, ठीक है। आप होते नहीं होते तब भी लेक्चर हुआ है, ठीक है, ऐसे लेक्चर होते हैं, बट आपको नहीं अटेंड करना, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सब लोग जुड़ चुके हैं अब, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग लाइव देख रहे थे, ठीक। मुझे ध्यान है बात कौन कौन थे वो लाइव में और कौन कौन नहीं थे। ये चॉइस आपकी है, आज क्लास छोड़ दी, कल क्लास छोड़ दी, ऐसे छोड़ते चले जाओगे तो प्रॉब्लम होगी आप ही को, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। टू एनवेलप, हियर ऑन योर स्क्रीन, टू एनवेलप स्पाइक्स इन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, HANA स्टैंड्स फॉर। क्या होता है, बताइए जरा आंसर क्या। टू एनवेलप स्पाइक्स इन इन्फ्लुएंजा वायरस, HANA स्टैंड्स फॉर। गुड इवनिंग टू यू ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड हैप्पी वुमेंस डे, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और आप सभी एस्पिरेंट को मैं बता दूं, कल मॉर्निंग में 9 to 12 स्वेट पीजी बॉटनी लेकर आ रहा हूं मैं, स्वेट पीजी बॉटनी की लाइव, स्वेट पीजी बॉटनी लाइव महा मैराथन सीरीज। जितने ने भी एस्पिरेंट ने स्वेट पीजी बॉटनी का फॉर्म फिल किया है, आप सभी के लिए, ठीक है, महा मैराथन बॉटनी का, ठीक है, महा मैराथन लेकर आ रहा हूं। और आपके जो बॉटनी वाले एस्पिरेंट हैं, जो आपको लगता है आपके क्लासमेट थे, बैचमेट थे, या दूसरी क्लास में पढ़ते थे, आप जानते हो उन लोगों को, तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा, या उनको बोल दीजिएगा IFS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चैनल शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, बस कल मॉर्निंग में 9 to 12, ठीक है। तो आपसे जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब आप तो वो प्रॉमिस निभाते नहीं, हमें तो निभाना है, ठीक है ना। तो 9 to 12 PM में महामैराथन सीरीज, जैसे कि मैंने बॉटनी वालों को स्टार्टिंग से कहा है कि जो स्पेसिफिक यूनिट है, जो सिर्फ, ठीक है, जो स्पेसिफिक यूनिट है उनके लिए हम लेकर आएंगे डेफिनेटली। तो बॉटनी वालों के लिए टोटल 14 यूनिट्स है बॉटनी के अंदर। हमारे पास दिन कितने हैं? टोटल 14 यूनिट्स है, और हमारे पास दिन है 4 दिन। तो एक दिन में हम लगभग 4 यूनिट को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन 4 यूनिट के। कल 4 यूनिट के होंगे संडे के दिन, ठीक है। मंडे के दिन लगभग 4 यूनिट होंगे, ट्यूसडे के दिन 4 यूनिट होंगे, ठीक है। तो लगभग हम 12 यूनिट समथिंग में कंप्लीट करेंगे। और जो यूनिट जो बचेगी 13th और 14th यूनिट, 2 यूनिट ऐसी कुछ बचेगी, वो यूनिट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उनको मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, इसलिए उस टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने टोटल सारी यूनिट डिस्कस करने वाले हैं एक साथ महामैराथन। 4 दिन चलेगी ये सीरीज, 4 दिनों में हम हर यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। चलिए, ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, हियर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए कि टू एनवेलप स्पाइक्स इन इन्फ्लुएंजा वायरस, HANA स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो दो स्पाइक्स वो कौन से मिलते हैं? वो हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज के मिलते हैं, हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज के मिलते हैं। ऐसा क्यों? उसके सरफेस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन मिल रहे हैं, जैसे कोरोना का स्पाइक प्रोटीन आपने पता है, सुना होगा, राइट। तो ऐसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस पर, तो ये करते क्या है, ये बेसिकली ये प्रोटीन करते क्या है? तो ये हेमाग्लूटिनिन जो है ये वायरस को हेल्प करता है, ये HA हेल्प करता है वायरस को बाइंड होने में होस्ट सेल से। तो हेल्प हेल्प वायरस टू बाइंड टू होस्ट सेल, ठीक है।
ध्यान रखना, इनका काम क्या होता है, फाइंड करने में हेल्प। और ये न्यूरामिनिडेज जो है ये किस में हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो नए वायरल प्रोटीन बनाने में, ठीक है, तो हेल्प्स टू रिलीज न्यू वायरल प्रोटीन, हेल्प्स रिलीज न्यू वायरल प्रोटीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर ऑन योर स्क्रीन। लैम्ब्रस क्रोमोसोम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सैलामेंडर oocytes बाय, फटाफट देखो साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, डिस्कवर्ड इन सैलामेंडर oocyte बाय, ठीक है, पहली बार। अगली बार क्वेश्चन ये बन सकता है कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम को पहली बार किस oocyte में या किस ऑर्गेनिज्म में ढूंढा गया था। तो याद रखना, लैम्ब्रस क्रोमोसोम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सैलामेंडर oocyte, ठीक है, ध्यान रखना, अगली बार ये क्वेश्चन बन सकता है किसने किया था, ये तो पूछ लिया गया है, ठीक है। ओके, तो ईजी बाल्बियानी क्या आंसर है आप लोगों का, ठीक है। ओके, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए यहाँ फटाफट। आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल ऑफ पैकिंग फ्रॉम डीएनए टू क्रोमोसोम इन अ सिक्वेंशियल मैनर, ठीक है, ये सीक्वेंस वाला क्रोमोसोम सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम से रिलेटेड। आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल ऑफ पैकिंग, इसके अंदर डीएनए से क्रोमोसोम बनने की जो पैकिंग होती है वो पैकिंग का सीक्वेंस आपको बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा बताइए ज़रा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की क्वेरी होती है ऑन डेली बेसिस, बाकी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट सिर्फ आपको इस बात का मोटिवेशन है कि आप और ज़्यादा मेहनत कर सकें, आप और ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है, बस उसका मोटो यही है मॉक टेस्ट का। ये कम आ रहे कोई बात नहीं, एग्जाम में आपको उससे बेहतर आएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। जितने मॉक मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे उससे बेहतर मार्क्स आपको किसके अंदर आएंगे, एग्जाम के अंदर आएंगे। आप यहीं पे लिख कर ले लो, मैं ठीक है, साइन करूँ क्या यहाँ पर, ये लो साइन कर दिया, ठीक है। जितने मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं आपको उससे बेहतर मार्क्स आएंगे। बस मॉक टेस्ट आपको इस बात के लिए वहां पर है, वो मोटिवेट करता है कि आप और ज़्यादा मेहनत, ठीक है। तो हमें घबराना नहीं, वो इसलिए दिया है ताकि आप और ज़्यादा मेहनत करें और एग्जाम में और ज़्यादा बेहतर स्कोर लेकर आए, ठीक है। अब बताओ ज़रा, चलिए अब यहाँ पर आपको सिक्वेंस वाले क्वेश्चन करना कैसे, मैंने बताया कि यहाँ पर आपको सिर्फ ए वाला ऑप्शन है तो ए को यहाँ लिख देना है, ठीक है, ए को यहाँ पर मेंशन कर देना है बस। अब आगे आप बताओगे कि क्या होगा, देखो जरा। अब यहाँ पर आप लोगों में से आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है, ऑप्शन नंबर ए आया, चलो ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा आप मुझे बताओ, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा। तो हम पहले करते कि रेडियल लूप अटैच विद प्रोटीन के फोल्ड, मैंने ए बना दिया, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम, तो आपको पता है कि न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम जो है ये ए से पहले बनता है। ए तो बहुत बाद की स्टेप है, न्यूक्लियोसोम तो बहुत पहले का है, तो मैं बी को पहले लिख दूंगा ए से। डबल हेलिक्स डीएनए, तो डबल हेलिक्स डीएनए ही कोर हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप होके न्यूक्लियोसोम बनाता है, मतलब डबल हेलिक्स डीएनए ही कोर हिस्टोन से रैप होता है 1.66 टाइम्स, पता है। तो पहले कौन आएगा, डबल हेलिक्स डीएनए आएगा, बी से भी पहले आएगा सी, मैंने सी को मेंशन। फिर आप बात करेंगे कि मेटाफेज क्रोमोसोम, मेटाफेज वाले क्रोमोसोम की यहां पर बात हो रही है। तो मेटाफेज वाले क्रोमोसोम तो बहुत, ठीक है, यहां पर वो तो बहुत लास्ट में होंगे, ठीक है, वो तो बहुत लास्ट में होंगे, तो ये क्या होगा, कम से कम लास्ट में लग दो ए के बाद होंगे, ये हमें पता है। फिर क्या आया, 30 नैनोमीटर फाइबर लिखा हुआ है, ठीक है, नैनोमीटर फाइबर है। तो 30 नैनोमीटर फाइबर कब बनता है, तो न्यूक्लियोसोम के बाद। तो न्यूक्लियोसोम के बाद मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि न्यूक्लियोसोम कहाँ पर लिखा हुआ था, बी ऑप्शन में, तो बी के बाद तो ई आ जाएगा, तो सी बी ई ए डी हमारा पहले ही हो गया। मैंने एक भी स्टेटमेंट को दोबारा नहीं पढ़ा, एक ही बार में मैंने ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन ले आया बनाकर, ठीक है। आपको इस टेक्निक से करना है, ठीक है। पहले जो ऑप्शन में लिख रखा है ए, अब इसके इधर आएगा लेफ्ट साइड या फिर बाद वाला आएगा राइट साइड में, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली एक के बाद एक करते जाओ मैनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। अ नर्व इंपल्स इन दी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड एज, ठीक है। अब बताओ, न्यूरॉन का जंक्शन पूछा है, दो न्यूरॉन जहां पर मिलते हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं बेसिकली, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। नर्व इंपल्स इन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें होती है वेसाइकल्स,
ये वेसाइकल, इस वेसाइकल से निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर, इन वेसाइकल से न्यूरोट्रांसमीटर, और ये वेसाइकल फील्ड कहाँ होती है, यहाँ पर भरी हुई होती है, एक एक करके यहाँ से रिलीज होती है, ये रिलीज होती है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या रहा, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ये उसकी सेल बॉडी रही, राइट। और यहाँ पर इस तरीके से ये डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन को, तो ये आकर यहाँ पर बाइंड होते हैं, यहाँ पर बाइंड होते हैं, तो इसको कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा सिनेप्स, ठीक है। डेंड्राइट्स नहीं कहा जाता है, एक डेंड्राइट से रिलीज, ठीक है, डेंड्राइट तो वहाँ पर क्या है, रिसीव करने के लिए, तो ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, ठीक है। बट इसे, इस जंक्शन को कहा जाता है तो सिनेप्स कहा जाता है। ये एक्सोन है गाइस, ये एक्सोन वाला स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ, ये रहा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है, जहां पर ये दूसरे न्यूरॉन से मिल रहे, ठीक है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हो गए, तो इसको पूरे को सिनेप्स कहा जाता है। बट ये किसको, इस रीजन को जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, इस रीजन को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसमें सिनेप्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। और ये किसकी मदद से रिलीज होते हैं, ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन करेंगे, फ्यूज करने से क्या होगा कि बाहर के बाहर अपना रिलीज कर देंगे, तो ये कैल्शियम इसमें मदद करता है। और कैल्शियम कब अंदर आता है सेल के, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने होने से कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आने से ये वेसाइकल फ्यूज कर जाएंगे, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर अब रिलीज हो जाएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर इससे बाइंड करेगा, ये सिग्नल को रिसीव कर लिया, अब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उस न्यूरॉन ने अपना काम कर दिया, ये फर्दर नर्व इंपल्स आगे ट्रांसफर होगा इस तरीके से। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, अब आप प्रो हो चुके हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम पीवाईक्यू के नाम पे करवाते ही हैं, बट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इस सेम कॉन्सेप्ट पे कर चुके हैं कई बार। डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, 3, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोटीन, ठीक है, और उसके फंक्शन दे के रखे हैं, तो ये आपने पढ़ के तो रखा है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये दो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ता है, मैंने हमेशा लिखवाया लाइगेट, ठीक है, तो कहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, कि दो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ रहा है, ठीक है, वहां पर ये आ जाएगा। बताओ क्या होगा आंसर। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, थर्ड क्या करना, काम क्या है, सिंथेसिस करना, डीएनए की लेंथ को एक्सटेंड करना, ठीक है, तो इसका काम है सिंथेसिस करना, डीएनए का सिंथेसिस करना। कहाँ पे सिंथेसिस, यहाँ पर दे के रखा है, तो ये आ गया भैया सेकंड। ए का सेकंड कहाँ पर दे के रखा भैया, तीन ऑप्शन में ए का सेकंड है, चलो ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, तो ये क्या करता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और गैप फिलिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, याद है, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड। बी का थर्ड किस में दे रखा है, एक ही ऑप्शन है जहां पर बी का थर्ड दे के रखा है, यही हमारा आंसर। गुड एवरीवन, नाइस, शानदार, ठीक है ना। एग्जाम करीब है और आप अच्छा कर रहे हो, यही हमें एग्जाम में करना है और इससे बेहतर करना है, ठीक है। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, ठीक है, यहाँ पर फिर हमें इसके साथ क्या करना है, ओके, एक और कहीं छूटा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं एक और लाना भूल गया हूँ, ठीक है, मतलब एक और ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, एक और मैच ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए था, बट हमारा हो गया है, ठीक है। तो इसका क्या आता है यहाँ, ठीक है, ये आगे लिखा होता कि सिल्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट या डीएनए फ्रेगमेंट को ये जोड़ता है, ठीक है, सी वाला सही आता। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आंसर तब भी निकल गया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, असर्शन और रीजन है, पहले असर्शन को पढ़ना है क्या वो करेक्ट है या रॉन्ग है, यदि वो करेक्ट है तो रीजन को पढ़िए, रीजन करेक्ट है या रॉन्ग है, रीजन भी करेक्ट है तो आगे फिर से असर्शन को पढ़ के पीछे बिकॉज लगा के और रीजन को पढ़िए। ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि असर्शन को रीजन कर रहा है तो पहला ऑप्शन है, नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन है, या असर्शन ही गलत है तो तीसरा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, और असर्शन सही है रीजन गलत है तो तीसरा ऑप्शन है,
इतना इजी होता है असर्शन रीजन, 2 स्टेटमेंट ही पढ़ने होते हैं इसमें। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस यहाँ पर दे रखा है, ये ओरियस लिखा हुआ है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। अब बताइए, स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या नहीं है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा? ई कोलाई, है नहीं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जी नहीं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हमारे तो मजे हो गए, फिर आंसर एक बार में आ गया, क्योंकि जब अजर्शन ही गलत है तो एक ही जगह दे के रखता है, यहाँ पर अजर्शन रॉन्ग है, हमारा आंसर तुरंत आ जाता है फोर्थ वाला। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो ही नहीं, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, फिर भी पढ़ते हैं। सेक्रोमाइसिस क्रेवाइसी, जिसे आप ईस्ट कहते हैं, ठीक है, कॉमनली नॉन एज ईस्ट, सेक्रोमाइसिस क्रेवाइसिस, ईस्ट एंड न्यूरोस्पोरा क्रासा आर द एग्जांपल ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज इन फंजाई, बिल्कुल सही बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, इससे भी एक उससे आंसर आ रहा है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, ठीक है। कहां से किसको ऑब्टेन किया जाता है ना, मॉर्फिन कहां से आप ऑब्टेन करते हो? तो आपने पढ़ा है मॉर्फिन, क्यूनिन, अश्वगंधा, रेसरपिन, ठीक है। बस मॉर्फिन का भी हमें पता है, तो हमारा आंसर बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से निकल कर आता है। ये जल्दी जल्दी करते जाओ क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यहाँ पर मॉर्फिन है गाइस, गाइस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मॉर्फिन। मॉर्फिन आपने पढ़ा है पेपेवर सोमिनिफेरम, पढ़ा है ना, पेपेवर सोमिनिफेरम, ठीक है, मॉर्फिन के लिए। तो ये तो हो गया भैया बी का सेकंड, बी का फर्स्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट हो गया। कहाँ पर दे के रखा है बी का फर्स्ट? एक ही ऑप्शन में दे के रखा है बी का फर्स्ट, और कहीं नहीं दे के रखा। बाकी विथेनिया का आपको नहीं पता, राउवल्फिया का नहीं पता, चिंशोना का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा आ गया एक बार में। तो एग्जामिनर खुद चाहता है कि आपको एक का भी पता हो तो आंसर निकल आता है गाइस, ठीक है। मैंने कितनी बार कहा है, थोड़ा देख, आप कई कुछ लोग विथानिया को लेकर बैठ जाते हैं, यार मैं तो सुना ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, मेरे नोट्स में तो है ही नहीं। पेपर का तो है, पेपर का तो पढ़ के रखा, बचपन से भी पढ़ते हो आप, 11th-12th में भी आता है, ठीक है। जब वहाँ पर पढ़ते हो ना डिसीजेस, तो वहाँ पर भी आता है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर है, हाँ 11th में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, तो वहाँ पर डिसीजेस में आता है, तो एक ड्रग आता है, ठीक है। तो ये मॉर्फिन, इन सबको लोग क्या करते हैं, ये ड्रग भी यूज़ करते हैं एज एन ड्रग, ठीक है, मेडिसिनल पर्पज से भी यूज़ होता है और एज एन, ठीक है, इसको ड्रग लेते भी हैं, ठीक है। तो पेपेवर से ऑब्टेन किया जाता है अलग अलग ड्रग, तो पेपेवर सोमनीफेरम, तो पेपेवर आ गया यहाँ से मॉर्फिन, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, एक भी आंसर आता है तो ये आ गया, बाकी आप ध्यान रख लो, एक, ठीक है, ए का थर्ड आया, ठीक है, तो अश्वगंधा का विथानिया से, ठीक है, तो ये थर्ड आ गया भैया, ठीक है। वही रेसरपिन किससे? रावोल्फिया से, ठीक है, तो ये फोर्थ आना चाहिए था, तो ये आ गया फोर्थ, ठीक है। नहीं पता था तो आप ध्यान रखना। सिंशोना किससे? क्यूनिन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, सिंशोना से, तो क्यूनिन दूसरे नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करो। व्हाट आर द एग्जाम्पलिंग ऑफ साइटोकाइंस? साइटोकाइंस के एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है, साइटोकाइंस के एग्जाम्पल क्या होंगे? ये क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी से, आपको मैंने साइटोकाइंस पढ़ाए हैं और कई दफ़ा पढ़ाए हैं, ठीक है। बताइए, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइंस? टाइटिन, इंटरफेरोन, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इंटरल्यूकिन, फेरेटिन। देखो कई सारे हमारे एस्पिरेंट का रोज़ा चल रहा है, हेड्स ऑफ टू यू ऑल गाइस, फास्टिंग में भी होने के बाद आप लोग सेशन को अटेंड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी, ठीक है, बट पढ़ना ही है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो टाइटिन, इंटरफेरोन, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इंटरल्यूकिन और फेरेटिन, क्या आएगा? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कौन सा करेक्ट होगा? साइटोकाइन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि साइटोकाइन का एग्जाम्पल भैया ये है।
तो आपने, ठीक है, टाइटिन, ये टाइटिन एग्जाम्पल है क्या? टाइटिन तो मसल प्रोटीन है, ये क्या है? टाइटिन एक मसल प्रोटीन है ना, तो ये तो एग्जाम्पल नहीं है। तो जिस ऑप्शन में ए दे के रखा वो तो एलिमिनेट कर दो भैया, सबसे पहले ये दो ऑप्शन तो सट से हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमें इन दो ऑप्शन बचे, इसमें सी तो कॉमन है, यानी कि कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, CSF, तो ये तो पक्का साइटोकाइन है, ये तो बात पक्की हुई क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये डी वाला भी साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन्स भी साइटोकाइन है, ठीक है, डी वाला भी। फेरेटिन भी फिर से अगेन क्या है? प्रोटीन है, आयरन, ठीक है, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन है, या आयरन को स्टोर करने वाला प्रोटीन है, सॉरी, आयरन स्टोरेज प्रोटीन है ये, ठीक है, आयरन स्टोरेज प्रोटीन है, राइट। तो ये तो पक्का पता है कि ये भी नहीं होगा साइटोकाइन, तो ई जिस ऑप्शन में होगा वो भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है हमारा ये। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, हमें मसल प्रोटीन पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इंटरफेरोन हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, इंटरल्यूकिन हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, PCD यही पढ़ते हैं। टाइटिन हमने पढ़ा नहीं रखा होता है, फेरेटिन हम पढ़ते हैं, आयरन से रिलेटेड है, फेरस फेरेटिन, तो ये ई पक्का नहीं आएगा। तो जिस ऑप्शन में ई दिया था वो तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा, तो इन दो ऑप्शन में ई दिया था, तब भी आंसर। अलग अलग तरीके हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर, ये सबसे और आसान क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट ही चेक करना है, बताओ, चेक करो जरा, ठीक है, ये एक चाहिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल वाला है, ठीक है, चलो इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको फटाफट, क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है, एन आइकोहेड्रोन इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रोन विथ 60 इक्वेलेटरल ट्राइंगुलर फेसेस एंड 20 वर्टिसेस, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दे के रखा है, ठीक है, ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर देकर रखा है आइकोहेड्रोन, उसमें बोला है कि ये एक पॉलीहेड्रोन ही है जिसमें 60 इक्विलेटरल ट्राइंगुलर शेप होता है, या फेस होते हैं ट्राइंगुलर फेस, और 20 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें, आपको नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, इसके 60 नहीं 20 है, 20 इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, 60 नहीं, तो अदर्शन रॉन्ग है, तो मतलब सॉरी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहाँ पे लिखा है? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है यही हमारा, और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर। द सिंपलेस्ट वीरियोन, ठीक है, सिंपलेस्ट वीरियोन इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, तो वीरियोन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल, विच इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सही बात है, और अ प्रोटीन कोड, ठीक है, सही बात है, तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। तो वीरियोन किससे? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिजॉल्व द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ दे तो ज़्यादा सही रहता है, और आप इतना डिफिकल्ट नहीं आएंगे क्योंकि 75 क्वेश्चन में, ठीक है, 75 क्वेश्चन सॉल्व करने 90 मिनट में बस, आप दिक्कत मत लो, उनको भी पता है, ठीक है। और देखना गाइस, एग्जाम में घबराने का नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा ट्राई करो कि जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको दूसरे तीसरे राउंड में करने की कोशिश करो, जिनमें दिमाग को जोर देना पड़ रहा है, और जो क्वेश्चन आते हैं उनको राउंड 1 में ही करो, एक राउंड पूरा 75 क्वेश्चन फटाफट करते जाओ, जो थोड़ा सा भी डिले कर रहा है आपको कि मेरे जो सोचना पड़ेगा उसको स्किप करो, ठीक है। तो जब पहला राउंड कर दोगे ना तो वो लगभग आपका, लगभग पहला राउंड कितनी देर में होना चाहिए? 40 मिनट्स में हो जाएगा वो, 40 मिनट्स बहुत है 75 क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है, 40 मिनट्स बहुत है, ठीक है, आप इजीली कर लोगे। आपने उस राउंड 1 में उन क्वेश्चंस को किए हैं जो आपको आते हैं 110%, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट राउंड 1 में करो, जो छोटे हो, मैच ऑफ द फॉलोइंग हो, छोटे हैं, उनको फटाफट करते चले, ठीक है। आप दूसरे में जिसमें दिमाग में जोर देने की ज़रूरत है उनको सेकंड राउंड में करो, फिर भी 75 पूरे नहीं होते, राउंड 3 लगाओ और लॉजिकली ट्राई करो यदि आते कि नहीं आते। 75 क्वेश्चन 90 मिनट में बहुत आसानी से होंगे, ठीक है, 90 मिनट में बहुत आसानी से होंगे, बस आपको जो मैंने कहा, और याद रखना फिर भी आपको टाइम नहीं बच पा रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करना, और स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है, कि यार मेरा तो अभी पेपर ही नहीं हुआ, सबका हो गया होगा। यदि आपको टाइम कम पड़ रहा है तो दूसरे को भी टाइम कम पड़ेगा, पेपर सबके लिए 75 क्वेश्चन 90 मिनट, सबके पास 90 मिनट ही है, 90 मिनट्स ही हैं, ठीक है। बट आपको पैनिक नहीं होना, बट ट्राई करो कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो उन 90 मिनट्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बस स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, यार बहुत कम टाइम बचा, जल्दी करते हैं जल्दी करते हैं, ऐसे में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही जल्दी करके चलना, नहीं तो पहले तो आराम से करो, फिर अचानक लास्ट में 15 मिनट बच रहे तब फास्ट हो गए,
नहीं, स्टार्टिंग से ही अपने आप को थोड़ा सा फास्ट लेकर चलना है। के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, और आपको तो अब 1 रुपये में मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा के रखे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस आज ही करवाया था, ठीक है, टेक्निक का कुछ पार्ट, और परसों जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया था वो परसों आया। टेक्निक के फिर से क्वेश्चन आ गए, कल भी 3 निकले थे, आज ये 4th वन क्वेश्चन है। परसों भी टेक्निक के क्वेश्चंस निकले थे, 3-4 क्वेश्चन उस दिन निकले थे, कल 3 निकले थे और आज ये पहला आया है। 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिजॉल्व द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे रिजॉल्व करता है, तो वहां पर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग होती है इस डायरेक्शन में, इसलिए हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, और एक इस डायरेक्शन में होती है। क्या, तो पहला क्या है, फर्स्ट डायमेंशन में आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, फिर इसी के आप क्या करवाते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हो, तो अब यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साइज या उसके बेसिस पे होगी, मास के बेसिस पे, और ये किस बेसिस पे होती है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, चार्ज के बेसिस, तो उस मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है, ठीक है, उस बेसिस पे। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज एंड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी, ठीक है, नेम दी नोबल, ठीक है, नोबल अवार्डी who provided the first direct evidence that different genes are physically located on the same chromosome by X-linked pattern of inheritance in Drosophila. ग्रिगोर मेंडल, टी.एच. मॉर्गन, एच.जे. मुलर, वॉटसन एंड क्रिक। क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? क्या हो गया, किस बात की बातें कर रहे जा रहे हो, आंसर बताओ इसका। काफी कंफ्यूजिंग नहीं देते, आदर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करना है उसकी निंजा टेक्निक पर एक वीडियो बनाया है मैंने, इसी चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख लो, ठीक है ना, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं आदर्शन रीजन पूछेगा, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछे। पिछले साल 2023 में सबसे ज़्यादा आदर्शन रीजन आए थे, तो हम 2024 में प्रिपेयर होकर बैठ गए। 2024 में जूलॉजी में आदर्शन रीजन दे दी, बॉटनी में नहीं दिए थे, ठीक है। लाइफ साइंस में सबसे कम थे, तो थे बहुत कम थे, ठीक है। तो अब उसका एग्जाम का पता ही नहीं चलता स्वेट पीछे, क्योंकि 3 ही साल हुए एग्जाम को होते हुए, वो स्टेबल नहीं है, उसमें कभी दे देते, उनकी मर्जी पड़ती तो नहीं देते, तो कोई भरोसा ही नहीं रहता। बट हमें प्रिपेयर रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हाँ आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इन 4-5 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे आते हैं, इनसे दूसरा टाइप है ही, ठीक है। पर इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वो देखिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नोबेल प्राइज अवॉर्डी के नाम, ठीक है, हु प्रोवाइडेड द फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस दैट different genes are physically located on the same chromosome by X-linked pattern of inheritance in Drosophila. बेसिकली सेम क्रोमोसोम पर भी 2 डिफरेंट कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, ये मॉर्गन ने बताया था हमें, और इससे पहले भी हमें पता चला था, ठीक है, पर लिंक्ड हो सकते हैं, ये यहाँ से पता चला था, ठीक है, क्योंकि लिंक्ड पैटर्न बोला है, तो मतलब लिंकेज की बात कर रहा है। सेम क्रोमोसोम पर 2 डिफरेंट कैरेक्टर के जीन हो सकते हैं, ये तो मेंडल से भी पता चला था, क्योंकि मेंडल ने जिन जिन कैरेक्टर 7 कैरेक्टर की स्टडी करी थी मेंडल ने, उनमें से 3 कैरेक्टर ऐसे थे जिनके जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पर मिलते थे, 2 ऐसे थे जिनके क्रोमोसोम नंबर 4 पे मिलते थे, राइट। पर क्रोमोसोम नंबर 7 पर 3 कैरेक्टर के जीन मिल रहे थे, राइट। तो इससे हमें यह पता चला था कि भैया एक ही क्रोमोसोम पर 2 डिफरेंट जीन मिल सकते हैं, बिल्कुल। बट लिंक्ड किसने बताया था, लिंकेज किसने बताया था, पहली बार मॉर्गन ने बताया था ड्रोसोफिला के अंदर। अब ये पूछ सकते हैं कि लिंकेज की डिस्कवरी किसने की थी, तो मॉर्गन ने की थी, किसमें की थी, तो ड्रोसोफिला में की थी, ठीक है। तो ये लिंक्ड लिखा आ गया, बस हम समझ गए लिंकेज की बात कर रहा है, टी.एच. मॉर्गन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एच.जे. मुलर ने क्या किया था, इन्होंने म्यूटाजेनेसिस बताया था, क्या बताया था, म्यूटाजेनेसिस, ठीक है। और म्यूटाजेनेसिस कैसे, वो भी बाय यूजिंग एक्सरेज, ठीक है, यूजिंग क्या किया था, एक्सरेज का यूज किया, ठीक है। ग्रिगोर जॉन मेंडल, तो इन्होंने तो इनहेरिटेंस लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, जैसे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इन्होंने लॉज, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए, इनहेरिटेंस लॉ दिए हैं, ठीक है। तो आप इनको इनहेरिटेंस लॉ बोलते हो या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते, ये इन्होंने दिए थे। और बताएं, अगली बार कुछ और इन साइंटिस्ट में पूछ ले तो आगे भी देख लो क्या है। लिंकेज की डिस्कवरी मॉर्गन ने की थी। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था, डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था इन्होंने, तो डीएनए के स्ट्रक्चर से ले ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनमें से कौन सा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है? ल्यूडिक सेल, कॉर्पस लुटियम, सर्टोली सेल, ग्राफिन फॉलिकल्स। व्हाट्स योर करेक्ट आंसर? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन? ल्यूडिक सेल, कॉर्पस लुटियम, सर्टोली सेल, ग्राफिन फॉलिकल्स। व्हाट्स योर करेक्ट आंसर? ठीक है, तो देखो प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज कौन करता है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ल्यूडिक सेल क्या सेक्रेट करते हैं? ल्यूडिक सेल तो भैया टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो ये तो नहीं आ सकता। सर्टोली सेल क्या करते हैं? तो ये सपोर्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्म को, उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन और ये सब प्रोवाइड करते हैं ना सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो ये सपोर्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, ये स्पर्म फॉर्मेशन को सपोर्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस। ग्राफियन फॉलिकल किसको प्रिपेयर करता है? इट प्रिपेयर्स oocyte, oocyte बनाता है और प्रिपेयर करता है oocyte को फॉर ओव्यूलेशन, oocyte फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, तो बचा एक ही ऑप्शन और हमें याद रहना भी चाहिए, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, ठीक है, रिमेनिंग वन, जब oocyte रिलीज हो जाता है तो उसके बाद जो येलो कलर का स्ट्रक्चर बचता है उसे हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। तो कुछ टाइम तक वो रहता है, तो वो कुछ टाइम तक रहता है तो वो क्या कर रिलीज करता है? उतने टाइम में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ये प्रोजेस्टेरोन किसमें मदद करते हैं? यूटेराइन वॉल को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, कुछ टाइम तक, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है? कॉर्पस लूटियम। और यही प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, अब ये कुछ टाइम तक रहेगा तो ठीक है, मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो कुछ टाइम तक ये बना रहेगा, तो इससे क्या रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा तो ये प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में भी अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, टोपो आइसोमरेज सेकंड इंट्रोड्यूसेस दी, टोपो आइसोमरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला था एक बार टोपो आइसोमरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ये क्वेश्चन रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको मैं बता दूं, कल, ठीक है, 9 to 12 महा मैराथन चलने वाली है। 9 to 12 संडे, कल मॉर्निंग में 9 to 12 स्टेट पीजी बॉटनी। आपके जो जितने भी दोस्त हैं बॉटनी वाले, उनको सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप दे रहे हैं तो आप भी आइएगा और सभी आइएगा। ठीक है, मैं तो कहूँगा स्टेट पीजी बॉटनी मॉर्निंग में 9 to 12 संडे है, उसके बाद भी आईएफएस आपका ये सेशन ले रहा है, मैं आपको, ठीक है, मैं खुद इस सेशन को लेऊंगा। ठीक है, तो संडे को कल मॉर्निंग में 9 to 12 हम इसमें, ठीक है, पढ़ेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए, टोपो आइसोमरेज सेकंड इंट्रोड्यूसेस दी। ठीक है, तो ये क्या करता है? टोपो आइसोमरेज सेकंड क्या करता है? ये इंट्रोड्यूस क्या करता है, यहां पर बात करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस करता है टोपो आइसोमरेज सेकंड? ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस करता है ये आपसे पूछा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं थर्ड, सी वाला ऑप्शन है कई सारे एस्पिरेंट का, और आप जब देते हो ऑप्शन का आंसर तो आप तो सही देने लगते हो। हाँ, टोपो आइसोमरेज सेकंड इंट्रोड्यूसेस, चलिए बताइए फिर से, थर्ड है या सेकंड है? मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें कंफ्यूजिंग के लिए, ऑप्शन नंबर 2 भी कंफ्यूजिंग है और 3 भी है। क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइल, ठीक है, इन डीएनए, या नेगेटिव सुपर कॉइल्स इन डीएनए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव सुपर कॉइल्स इन डीएनए, क्योंकि ये रिलीव करता है, सुपर कॉइलिंग को रिलीव करेगा। ठीक है, और प्रिवेंट करेगा बेसिकली। ठीक है, तो प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग, ठीक है, तो इसकी वजह से लिंकिंग नंबर कम होगा। ओके, टाइप 2 की वजह से। ओके, चलिए बढ़े अब आगे।
तो ये रिमूव करता है सुपर कॉइलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द हार्मोन विच स्टिमुलेट एन एपिटाइट इज। ये क्वेश्चन दो जगह पूछा गया है, एक तो स्टेट पीजी में पूछा गया और एक बार और ये क्वेश्चन डीबीटी के एग्जाम में पूछा गया था। आप बेट एग्जाम भी बोलते हो, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है बेट का एग्जाम, जिसे आप डीबीटी का एग्जाम भी कहते हो, उसमें भी पूछा गया था। मैंने एक बार दी थी एग्जाम, तब आया था ये। द हार्मोन विच स्टिमुलेट एन एपिटाइट इज, ऐसा हार्मोन का नाम बताइए जो एपिटाइट को स्टिमुलेट करता हो। ठीक है, तो ये इंसुलिन तो क्या करता है, ये ब्लड में से शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। कौन? इंसुलिन। तो ये तो कम करेगा। ठीक है, आगे बोलो अब जरा, ये इंसुलिन तो नहीं आएगा। पीवाईवाई हार्मोन जो है ये हंगर को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस हंगर आफ्टर ईटिंग। ठीक है, खाने के बाद आपको भूख कहाँ लगती है भाई? ठीक है, क्योंकि खा लिया है। ठीक है, तो ये हार्मोन वो है। लैप्टिन जो है, ठीक है, ये सेटाइटी हार्मोन है, ये एपिटाइट को डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस एपिटाइट। या ठीक है, आपको बोला गया था जो स्टिमुलेट करे एपिटाइट को, तो स्टिमुलेट कौन करता है? ग्रेलिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हंगर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं हम, हंगर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो एपिटाइट को इंक्रीज करता है। ओके, चलिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल आर, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल आर। क्या आंसर होगा? सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है गाइस, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। ओके, क्या क्या बातें कर रहे हो कमेंट बॉक्स। खाने पीने की बात कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रेलिन आंसर है। मैंने बताया ना, यहाँ पर वहाँ पर टाइपिंग एरर हो सकती है, यदि आपने या तो गलत देख लिया होगा या फिर टाइपिंग एरर माइट भी। ठीक है, चलिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल आर, during Kelvin cycle R. The first product of the fixation of carbon dioxide is glycerate 3-phosphate. Glycerate 3-phosphate is immediately reduced to 3-carbon sugar phosphate. क्या आपका आंसर होगा? What's your correct answer? Do let me know in the comment box. चलिए, अब मैं सीक्वेंस वाले क्वेश्चन करता हूँ। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन करने से पहले जो भी ए में पूछा गया है वो मैं ए एज इट इज लिख देता हूँ। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्विन साइकिल से क्वेश्चन है ये, आप C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट। ठीक है भैया, ये बोल रहा है कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं तो पहला प्रोडक्ट बनता है ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट बनता है। ठीक है भैया, ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट इज इमीडिएटली रिड्यूस टू 3-कार्बन शुगर फॉस्फेट, जिसे हम ट्रायोस फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, तो ये पक्का बात है कि ये तो ए के बाद आएगा बी, क्योंकि पहले ग्लिसरेट फॉस्फेट बनेगा फिर तो वो किसी में चेंज होगा, तो ए के बाद बी आएगा। ठीक है, ए के बाद ही बी आएगा, ये मुझे पता है। अब कितने बाद में आएगा, ठीक है, हम बीच में गैप छोड़ेंगे, ए के बाद बी आएगा। अब कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट टू ट्रायोस फॉस्फेट कंज्यूम्स NADPH, ठीक है, यहां पर NADPH एंड ATP। ठीक है भैया, ये बात भी सही है कि रिडक्शन यूजेस NADPH प्लस, ठीक है, NADPH प्लस H प्लस एंड ATP, बिल्कुल सही बात है। तो ये AB जब कन्वर्ट होने लगेगा तो ये C वाला भी आएगा, तो AB के बाद C आएगा, ये भी सही है भैया, AB के बाद C आएगा। ओके, B के बाद C आएगा। ट्रायोस फॉस्फेट इज फर्दर मेटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस शुगर।
अब जो ट्रायोस फोस्फेट बना आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, अब वो मेटाबोलाइज होगा शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये भी मतलब पहला बना होगा फिर तो होगा, तो सी के बाद डी आया होगा। सम ऑफ द ट्रायोस फोस्फेट इज मेटाबोलाइज टू प्रोड्यूस राइबोलेस बिसफॉस्फेट, आरयूबीपी में कन्वर्ट होते हैं। तो ठीक है, आरयूबीपी में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ट्रायोस फोस्फेट फिर फर्दर आरयूबीपी में कन्वर्ट होते हैं, तो ये सबसे लास्ट में ABCDE आ जाएगा लाइन से। इतना क्वेश्चन आसान दिया। ठीक है, मैंने एक भी ऑप्शन को, एक भी स्टेटमेंट को दोबारा नहीं पढ़ा, मैंने एक बार पढ़ा बस, मैंने चेक कर लिया कि भैया ये ए आया है तो ए के बाद वाला आएगा दूसरा स्टेटमेंट या पहले आएगा ए के। फिर मैंने अगला चेक किया कि अगला स्टेटमेंट इन दो स्टेटमेंट के पहले आएगा या बाद में आएगा। इस तरीके से एक के बाद में अरेंज भी करता गया और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। जिटोनोगेमी इज अ टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच, ठीक है, जिटोनोगेमी इज अ टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच transfer of pollen grain from anther to the stigma of a different plant, transfer of pollen grain from anther to the stigma of, ठीक है, बताइए जरा क्या होगा। जिटोनोगेमी इज अ टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच, ठीक है, जिटोनोगेमी का पूछा गया, आपको ये टर्मिनोलॉजी पता है जिटोनोगेमी ये किस टाइप के पोलिनेशन को कहा जाता है, वही पूछा है। ठीक है, पता है तो वही आंसर है, नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, यह देखिए सर, समझदार हो गए हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जिटोनोगेमी किसको बोलते हैं हम, पोलिनेशन को। ये पोलिनेशन का एक टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ अ पोलिनेशन इन विच, ठीक है, इन विच पोलन आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, पोलिनेशन किसके किसके बीच में होता है, तो पोलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है, या डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ऑफ द सेम प्लांट, उसको हम जिटेनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यदि यदि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो एक फ्लावर के प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर से, तो दैट इज जीनोगेमी, वो क्या कहलाता है, जीनोगेमी। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बिल्कुल सही। अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट आता, ठीक है, अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट तो जीनोगेमी कहलाता। ऑटोगेमी में तो क्या होता है, एको टाइप होता है ऑटोगेमी, जिसमें जिस फ्लावर में पोलन ग्रेन थे उसी फ्लावर के स्टिग्मा से वो, ठीक है, तो ये फर्टिलाइज कर दिया, तो बेसिकली सेम फ्लावर होता है, तो ऑटोगेमी कहलाता है। ठीक है, क्लिस्टोगेमस मतलब जो बंद फ्लावर है, कुछ फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं क्योंकि उनकी सेल्फ पोलिनेशन हो सके। ठीक है, तो वो वहीं की वहीं पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं उसी स्टिग्मा से बाइंड होके, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, क्लिस्टोगेमस। ये बंद वाले फ्लावर जो खुलते नहीं हो, बंद होते हो, तब बंदी वाले, इसके अंदर ही वो सेल्फ पोलिनेशन हो। दो स्टेटमेंट है अदर्शन रीजन, ठीक है, हियर इज द टू स्टेटमेंट, बताइए, अदर्शन एंड रीजन। इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हाइड्रोफोबिक साइड चेन आर हेल्ड इंटीरियर while the hydrophilic group are on the surface of the protein molecule। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी है कि हम लॉजिकल इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वंडर वॉल फोर्सेज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये क्वेश्चन मैंने खुद ने कितनी बार करवाया है, आपको याद दिलाऊंगा, देखना है, याद दिलाऊंगा, दिक्कत मत लो, दिलाता हूँ याद, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पर बी आंसर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। ओके, बी बी बी, अच्छा ए भी आया है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पर ए भी आया है। ओके, चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इन इंटीरियर, ठीक है, सॉरी, इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोफोबिक साइड चेन आर हेल्ड इंटीरियर,
क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। ये एन टर्मिनस उस प्रोटीन का और ये सी टर्मिनस होता है उस प्रोटीन, इस तरीके का होता है। सही बनाया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इंटीरियर साइड पर होते हैं, इंटीरियर साइड पर यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। इंटीरियर साइड पर मतलब अंदर की तरफ क्यों हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, यहाँ पर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होते हैं। और जो बाहर की साइड है, जहां जहां पर पानी होगा, बाहर की साइड पर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड रहते हैं। तो अंदर की साइड पर हमेशा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रहते हैं, क्योंकि वो पानी से डरते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डरना, तो पानी से डरते हो। बेसिकली वो कहां पर होते हैं, इंटीरियर साइड पर होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हाइड्रोफोबिक साइड चेन आर हेल्ड इंटीरियर व्हाइल द हाइड्रोफिलिक ग्रुप आर ऑन दी सरफेस। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है आदर्शन, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो यही तो हमने सीखा है, हाइड्रोफोबिक साइड अमाइनो एसिड अंदर की तरफ रहते हैं और हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ रहते हैं, पढ़ा था। अब देखो रीजन भी हमने पढ़ा है, मैं रीजन भी अलग से क्वेश्चन करवाया मैंने। देखो मैं बताता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि टर्शरी या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कौन कौन से इंटरेक्शन पॉसिबल होते हैं। तो आपने क्या बोला था, या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए सेकंड, दूसरी ये वाला क्वेश्चन भी करवाया सेकंड तरीके से, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसमें किस टाइप का इंटरेक्शन मिलता है। तो आपका ऑप्शन में क्या था, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, या कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो कोवेलेंट इंटरेक्शन वहां पे मैंने ये भी लिखवाया था कि भैया कोवेलेंट इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर दी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के लिए कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है। फिर वही हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करी थी, तो वहां पर हमने बोला था कि वहां पर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन पॉसिबल है, वहां पे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन रोल प्ले करते हैं। अब यहां पर क्या लिख के दे दिया इन लोगों ने, भैया डाइसल्फाइड बॉन्ड लिख के दे दिया। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट इंटरेक्शन है। ये किसका बात हो रही है, कोवेलेंट इंटरेक्शन। और कोवेलेंट इंटरेक्शन अपना रोल प्ले किस में करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाने में, कोवेलेंट इंटरेक्शन। ये तो रॉन्ग दे दिया, ठीक है, ये तो रॉन्ग दे दिया यहां पर, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, रॉन्ग तो नहीं, फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर दिया है क्या, टर्शियरी, चलो ये भी बात सही है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर में रोल प्ले करते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये सारे मिलकर टर्शियरी स्ट्रक्चर में है तो सही, तो तब भी बनाते हैं। तो अदर देन दी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ अदर देन दी हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा है, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और अंडरवर्ल्ड फोर्सेस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द टर्शियरी, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर में समझ रहा था, आगे क्या सेकंड स्ट्रक्चर लिखा हुआ, टर्शियरी स्ट्रक्चर दिया है तो फिर ये, तो हमारा रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन, तो सॉरी टर्शियरी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ध्यान रखना है ना, सेकेंडरी या वो स्ट्रक्चर मत पढ़ लेना, टर्शियरी। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए था वो बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने बी क्यों दिया था, जब रीजन को भी ट्रू बता रहे तो करेक्टली एक्सप्लेन कर तो रहा है ये, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है, आप ये देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ही लिखा हुआ है, तो करेक्टली एक्सप्लेन तो कर रहा है, ठीक है। हाँ टर्शियरी स्ट्रक्चर, ओके, ध्यान रखना, यही आंसर करेक्ट था। तो जिन लोगों ने बी दिया था उनके लिए रॉन्ग था। मैंने भी सोचा आपको कुछ और दे के रखा है यहाँ पर, मैंने ढंग से ध्यान नहीं दिया, टर्शियरी स्ट्रक्चर ही तो लिखा था, मैं सोचा बी दे रहे हो तो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो, कुछ और दिया होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए तो ये अकेला है, बाकी टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए ये सब है, ठीक है ना, हम सब हैं ऐसा। आज कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका सही था, बस बी नहीं होगा, ठीक है, ए ही होगा करेक्ट आंसर, मैंने बोल दिया ए ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज टू लेबल 5 प्राइम एंड, जिसको बी लग रहा है वो फिर से पढ़ो। देखो, इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोफोबिक साइड चेन आर हेल्ड इंटीरियर व्हाइल द हाइड्रोफिलिक ग्रुप आर ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल बिकॉज other than the hydrogen bond, disulfide bond, ionic interaction, hydrophobic interaction and van der Waals interaction, ठीक है, also contribute to the tertiary structure of the protein। बिल्कुल सही बात है, उसने पहले टर्शियरी स्ट्रक्चर को बताया कि हाइड्रोफोबिक साइड चेन अंदर की तरफ होती है और हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो इस टाइप के उसमें स्ट्रक्चर में कौन कौन रोल प्ले करते हैं, ये सारी बात उसने एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पर। तो ये तो कंप्लीट हुई ना, तो बिल्कुल ए ही होगा। Which radioisotope is used to label the 5' end of the DNA or RNA? Which radioisotope is used? ठीक है, तो आप रेडियो आइसोटोप कैसे यूज करोगे, वहां पर वो
वहां पर वो एटम मिलना भी तो चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आपसे बात किसकी हो रही, डीएनए और आरएनए की बात हो रही। डीएनए और आरएनए में सल्फर सल्फर मिलता है क्या? डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में सल्फर मिलता है क्या? ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मिलता है गाइस, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मिलता है, यहां पर नहीं मिलेगा। प्रोटीन स्टडी में हम इसको यूज करेंगे, यूज इन प्रोटीन स्टडीज, राइट। तो ये प्रोटीन में मिलता है इस वजह से। मुझे एक बात बताओ, कार्बन, ठीक है, कार्बन की, ये कार्बन का यूज, ठीक है, मेटाबॉलिक स्टडी में करते हैं हम। ठीक है, मेटाबॉलिक स्टडीज में हम कार्बन का यूज करते हैं। बच्चा एक ही आपको पता है, फोस्फोरस, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज रहता है, उस फोस्फेट को रिप्लेस करके आप 32 फोस्फेट वाला लगा दीजिए फोस्फेट वहां पे। ठीक है, तो रेडियो आइसोटोप लग गया। ठीक है, तो 32 फोस्फेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो गाइस, जल्दी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलिए, यहां पर आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। करेक्ट सीक्वेंस यहां पर आपको बताना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डीएनए। डीएनए इज सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड विजुअलाइजिंग बाय स्टेनिंग। Filter is placed in sealed bag with solution containing radioactive probe. DNA sample are cut by restriction endonuclease and loaded into the gel. Filter is washed to remove excess probe and placed on X-ray film. एक के बाद एक बताइए। सबसे पहले ए स्टेटमेंट को रखिए, इसमें क्या लिखा होता है, डीएनए सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। ठीक है, फिल्टर इज प्लेस्ड इन सील्ड बैग विद सॉल्यूशन कंटेनिंग रेडियोएक्टिव प्रोब। तो प्रोब तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में यूज होगी, तो ये ए के बाद ही बी आएगा, ए के पहले भी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आप नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हो इसको और फिर प्रोब डालते हो, राइट। आपको पता है तो सीक्वेंसेस का। ठीक है, तो बी उसके बाद आएगा। ये देखते हैं, डीएनए सैंपल आर कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लोडेड ऑनटू द जेल। मतलब जेल के पहले, तो जेल कहां पर, इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज हो रहा है, मतलब ए के पहले आएगा सी, तो भैया ये सी। इतना आसान होता है। कहां पर ऐसा ऑप्शन है जहां पर सी के पहले ए दिया है, एक ही जगह दे के रखा है। आगे का फिर आप कर लीजिएगा, कर ही देता हूं मैं, छोड़ो। फिल्टर इज वॉश टू रिमूव एक्सेस प्रोब। प्रोब डालने के बाद ही तो रिमूव कर पाओगे, तो बी के बाद आपने ये डी करा होगा, बी के बाद में डी आया। अब ई डीएनए बाइंडिंग फिल्टर पेपर टॉवेल्स एंड वेट आर प्लेस्ड ऑन द जेल ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, डीएनए फ्रेगमेंट बाइंड टू द मेम्ब्रेन। तो प्रोब अटैच करने के पहले आप मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हो, फिर प्रोब डालते हो, यानी कि बी के पहले आएगा ई। सी ए ई बी डी एक ही ऑप्शन में देके रखा है, ये लो। ये किसकी टेक्निक का बता रहे हैं यहाँ पर, ये किस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे हम यहाँ पर? हाँ, ब्लोटिंग टेक्निक्स का है। ये ब्लोटिंग से क्वेश्चन है। ब्लोटिंग मैंने कब करवाई है, पढ़ लेना, ये टेक्निक किसके बाद किया जाता है, ये पूरी ब्लोटिंग टेक्निक ही है। कब करवाई है मैंने, डे बिफोर यस्टरडे जो लेक्चर था ना टेक्निक का, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस ब्लोटिंग वहां पे करवाई है मैंने। ठीक है, चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, ईच वन ऑफ यू गर्ल। ये कितने, हम मिलेंगे 9 बजे, 9 to 12 में। खाना वाना तैयार रखना, खाकर, है ना, ब्रेकफास्ट करके जो भी है। 9 से 12 बैठेंगे आप। अभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बोलने की जगह सेशन को शेयर कर दो अभी। ठीक है, बॉटनी वाले सेशन को, जितने भी आपके बॉटनी वाले एस्पिरेंट हैं उनके साथ प्लीज़। ठीक है, चलिए। तो आईएफएस लेकर आया आपके लिए कौन से, टेस्ट सीरीज, 1 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज, कूपन कोड MP सर यूज़ करिएगा। कूपन कोड आप MP सर यूज़ करिएगा। कूपन कोड क्या यूज़ करना है, MP सर। ठीक है, फॉर 1 रुपी टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, PYQ कोर्सेज भी अवेलेबल है 499 में। आप लेना चाहते हो, इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल कर सकते हो। इसी के साथ 999 में रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, जस्ट 999 में। ठीक है, IFS का रिकॉर्डेड कोर्स। और बाकी बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कि एग्जाम का सिलेबस, पेपर पैटर्न, PYQ को डाउनलोड करना चाहते हो, ऐसे कई सारी MSc एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो, उनके कट ऑफ, तो ये सारा, ठीक है, ये सारा ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा, IFS के ऐप पे मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ आप ऐसे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, और अभी तक IFS का ऐप डाउनलोड ना किया हो तो कर लो ज़रा जाकर। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। कल सुबह सब दिखाई देना चाहिए मुझे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, बाय बाय एवरीवन।
कौन सा क्वेश्चन देखना है? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो गाइस? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्या था, मतलब किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सेकंड लास्ट, ये वाला? भाई इसका आंसर तो फॉस्फेट ही तो आएगा। इसका क्या आएगा? सेकंड ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय एवरीवन।